अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले मेरे लिसनर्स एंड टीचर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला की हाँ पुरउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शांत होंगे, आबाद होंगे। आप लोग ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ और अपने साथ लिंक्ड लोगों का ख़ास ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफ़त, हर मुसीबत से महफ़ूज़ रखे। इस वक़्त हम सब आप सब नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं नवल। नमर अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नावल। फ़ारिस गाज़ी, ज़ुमर यूसुफ़, सादी यूसुफ़ और हाशिम कारदार की कहानी। आइए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है शेरू। औरंगज़ेब ने भी हौले से उसके कंधे पे हाथ रखा, मगर उसने कंधा झटक दिया। हुनैन ने जूस का गिलास रखा और खंकारी। आपने उनकी शक्लें तो देखी होंगी ना शेरवा भाई? हाँ, चलें ये अच्छा हुआ, क्योंकि वैसे इन लोगों को ट्रेस करना मुश्किल है। असल में मेरी कोरिया के एक पुलिस चीफ से बात हुई है। सादी ने चौंक कर हन्ना को देखा, जो पूरे एतमाद से नौशेरवां को देखती कह रही थी। उनको दो लोगों पे शक है। ये दोनों नामवर मुजरिम हैं और दोनों कल रात अमेरिका मुंतकिल हो गए हैं। अफसोस कि अब ना हम उनसे रकम वापस ले सकते हैं, ना ही उनको पकड़ सकते हैं। आप बस इन दोनों की तस्वीरें देखकर कंफर्म कर दें कि आपको पकड़ने वाले गिरोह का सरगना कौन था। हैरान मत हो हाशिम भाई, मुझसे ज्यादा कोरियन लोगों को कौन जानता है। उसने दो प्रिंट आउट सामने किए। दो कोरियन मर्दों के क्लोजअप सबके सामने हुए। हाशिम बेचैनी से आगे हुआ। मुझे बताए बगैर तुम कैसे किसी से बात कर सकती हो? अगर वो शेरू को नुकसान पहुंचाते तो? सादी ने एक चुभती हुई नजर हाशिम पे डाली, मगर वो बोला कुछ नहीं। क्या सिर्फ शेरू की जान अहम थी और अमल और नूर के लिए कोई अहम नहीं था? बताती हूँ। पहले शेरू भाई कंफर्म तो कर दें कि इनमें से कौन था वो। नौशेरवा ने बारी बारी दोनों के चेहरे देखे, फिर दाएं वाले पे चेहरा, आंखें सुकेड़ी। यही था, बिल्कुल यही था। श्योर? हुनैन ने गौर से उसकी आंखों में देखा। 100%। मगर अब ये कहाँ होगा? हुनैन ने गहरी सांस ली, जैसे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो, और फिर मुस्कुराई, शरारत से, मासूमियत से। ये आजकल अमेरिका में है, फिल्म की शूटिंग के लिए। ओह सॉरी शेरू भाई, मगर ये ली मिन हू है, कोरिया का दूसरा बड़ा एक्टर। ये पहली तस्वीर इसकी प्लास्टिक सर्जरी से पहले की है, दूसरी सर्जरी के बाद की। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। किसी को उसकी बात समझ में नहीं आई थी। नौशेरवा का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। नौशेरवा भाई, आप खुद बताएंगे या मैं बताऊं कि अपने आप को आपने खुद ही अगवा किया था, और वो तावान की रकम, वो भी आपके ही अकाउंट में है। जवाहरात का शेरू का कंधा मसलता हाथ रुक गया। औरंगजेब बेइख्तियार आगे को हुए और हाशिम बिल्कुल साकत बैठा रह गया। क्या बकवास है? शेरू हकलाया। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। सारे ज़हीन लोगों का एक मसला होता है, उन्हें लगता है कोई उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसलिए मैंने अपने शक की तस्दीक का इंतज़ार किया, तो जो कि अब हो गया। तस्वीरें लहराई। ये मत कहिएगा कि सारे कोरियन एक से लगते हैं, तो आपने गलत बंदे की तस्वीर की तस्दीक कर दी। कोरियन भी इतने ही मुख्तलिफ होते हैं जितने कि हम। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें खुद भी इल्म है? जवाहरात दांत पीसती गुर्राई। सादी बिल्कुल चुप बैठा था। मुझे ही तो इल्म है मिसिस कारदार। शेरू भाई कभी भी अच्छे क्रिमिनल नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने चंद गलतियां कर दी। जो पहली वीडियो भेजी तवान की रकम के लिए, और दूसरी जिसमें माथे पे जख्म था, दोनों में इनका रोना मुझे, सॉरी, मगर अदाकारी लगता था। और मैं इतने मुल्कों और कल्चर्स के ड्रामे देख चुकी हूँ कि अदाकारी को मुझसे बेहतर जज नहीं कर सकते आप लोग। सो मैंने वीडियोस की तारीख चेक की। वो दोनों 3 दिन पुरानी थी, जख्म वाली भी। शेरू भाई को अंदाज़ा था कि हाशिम भाई अपने जानने वालों को फ़ोन ज़रूर करेंगे, इसलिए उन्होंने वो वीडियोस तैयार कर ली। अगवा से चंद घंटे पहले अगर इनकी हाशिम भाई से बात हुई थी, तो ये वीडियोस तो इससे भी पहले की थी। सो जाहिर हुआ कि जेली थी। मगर आपको ये वीडियोस कोरिया में तैयार करनी चाहिए थी, क्योंकि एक और प्रिंट शुदा सफ़ा लहराया, जिसमें शेरू की वीडियो का स्टिल इमेज था।
ये जो आपके पीछे दीवार पे स्विच नजर आ रहा है, ये आम पाकिस्तानी स्विच जैसा है, जबकि कोरिया में स्विच खोखले होते हैं, अंडे के आधे छिलके की तरह। प्लग इनके अंदर डाला जाता है। ये कोरियन स्विच नहीं है। और वीडियो का एक और स्टिल इमेज मुस्कुराते हुए सामने लाई। छत पे कोई फायर अलार्म नहीं है, जबकि कोरियन घरों में छत पे फायर अलार्म जरूर होता है। आपने लकड़ी का फर्श, स्लाइडिंग डोर, हर चीज परफेक्ट रखी। मगर 111 कोरियन ड्रामे और फिल्में देखना कोई मजाक नहीं है। सो मैंने आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री चेक की, एक और कागज उनके सामने मेज पे रखा। अब वो खड़े खड़े बाकी कागज हाथ में पकड़े बोल रही थी, और सब इसको सुन रहे थे हक्का बक्का। पिछले हफ्ते में ये वो तमाम वेबसाइट्स हैं जो आपने खोली, अपना फेक अगवा करने के तरीके वगैरह वगैरह। और आपने वो फीड किडनैप वाले बहुत से अमेरिकी ड्रामे फिल्में भी देखी, क्योंकि आजकल ये अमीर माँ बाप के बिगड़े बच्चे का खुद को अगवा कर लेना हर दूसरे अमेरिकी ड्रामे में हो रहा होता है। ये रहे उन तमाम ड्रामों और फिल्मों की लिस्ट जो आपने डाउनलोड कर रखे थे। ओह हाँ, और वो अपना कान काट कर भेजने वाला आइडिया, वो स्कैंडल से था ना। इसमें जोएल की बेटी ने तो वाकई अपना कान भेज दिया था, मगर मुझे मालूम था इसकी नौबत नहीं आएगी। मगर आपने सिर्फ 2 किस्त देखी थी। मुझे तो वो एक मॉन्स्टर भी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है वाला डायलॉग भी याद था। नौशेरवां धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बैठा था, जैसे कुछ डस गया हो उसे। औरंगजेब के लब भींच चुके थे, कनपटी की नसें उभर आईं। सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। हाशिम अभी तक सौन था। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलना बंद करो। मेरे ही घर में तुम मेरे बेटे के बारे में क्या बोले जा रही हो? जवाहरात गुस्से से कांपती आवाज में बोलने लगी। अगर ऐसा कुछ था तो तुम उसी वक्त बताती। अगर मैं ये सब आप लोगों को तब बता देती, तो आप फौरन शेरू भाई को फोन करके कन्फर्ट करना शुरू कर देते, और ये वापस ही ना आते। और मुमकिन था कि मैं ही गलत होती, तो मुझे तस्दीक तो करनी थी ना। क्यों भाई? महफूज होने वाले अंदाज में आंखें घुमाकर सादी को देखा। वो हर शय से बेनियाज चुपचाप बैठा था, उसे कुछ भी मजीद हैरान नहीं कर सकता था। बाकी सब भी खामोश थे। हाशिम बिल्कुल शल, औरंगजेब जब्त किए, और जवाहरात बेचैन, कभी इधर देखती कभी उधर। नौशेरवां का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था, मगर वो शौक से निकल आया था। बदिक्कत खड़े होते उसने चिल्लाने की सही की। मैं मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? तमीज से बात करो मेरी बहन से। सादी एकदम तेजी से उठा, सुलगती नजरों से शेरू को देखा, और फिर हन्ना को। चलो। अभी से क्यों? अभी तो शेरू भाई की क्लास शुरू होनी थी। हुनैन ने मुंह बनाया, मगर सादी दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था, सो उसने शाने उचकाए। नौशेरवां को मुस्कुराकर देखते बाल झटके, और सादी के पीछे हो ली। आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? इस पागल को किसी ने टोका क्यों नहीं? मैं इतनी तकलीफ से गुजर कर आ रहा हूँ। और निकलते हुए उन्होंने नौशेरवां को बफर कर चिल्लाते सुना, मगर किसी और की आवाज नहीं आई। सब खामोश थे। बरामदे में आकर सादी नीचे चला गया ताकि कार अंदर ले आए। हुनैन सतून के साथ खड़ी हो गई। बाहर सुबह ताज़ा दम सी उतर रही थी। हवा ठंडी थी, और धुंध भी फैली थी। हुनैन ने कोट की हुड सर पे गिरा दी। तभी अकब में दरवाज़ा खुला। वो चौंक कर मुड़ी। एक लम्हे को दिल धड़का कि कहीं शेरू वाकई मुंह नोचने ना आ गया हो। मगर हाशिम आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करता बाहर आया। उसने स्वेटर तक नहीं पहना था। बाहर आने के बावजूद उसको सर्दी नहीं लग रही थी। चेहरा सफ़ेद और थकान ज़दा था। थैंक यू बेटा, तुम दोनों का, कि तुम लोग पूरी रात हमारे साथ रहे। वो किस दिक्कत से बोल पा रहा था, हुनैन को अंदाज़ा था। उसके दिल को कुछ हुआ। कोई बात नहीं हाशिम भाई। शेरू से आंखें घुमा घुमा कर बात करती वो कोई और ही थी, और ये इतनी नरम कोई और ही थी। मुझे बताओ, किस तरह तुम्हारी इस फेवर का बदला दे सकता हूँ? कोई चीज़, कोई काम, कुछ चाहिए तुम्हें? अपने गिर्द बाजू लपेटे हुड सर पे गिराए, हन्ना ने नरमी से मुस्कुराते नफी में सर हिलाया। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अपने सारे मसले खुद हल कर सकती हूँ, या अपने भाई को कह देती हूँ। कभी कभी इंसान अपने भाई को भी एतमाद में नहीं लेता। मुझे आज अंदाज़ा हुआ है, अगर कोई भी ऐसा मसला हो
जो तुम सादी को भी ना बताना चाहो तो मुझे कॉल कर लेना। जैसे तुम लोग मेरी एक कॉल पे आए हो, मैं भी आऊँगा, ओके? धुंधालुद सुबह में फिर से वही फसूच आने लगा। दूर कहीं किसी ने मौसीकी की ताल छेड़ी थी। बदिक्कत वो हाशिम पे निगाहें जमाए मुस्कुरा पाई। ओके, लेकिन अगर मेरे कॉल करने पे आपने पूछा कि कौन हो नैन तो? ऐसा नहीं होगा। फिर वो ठहरा। सुनो, अलीशा से कहना मुझे कॉल कर ले। मैं उसकी फीस की रकम उसे भिजवा दूंगा। वो एकदम चौंकी। आप? आप उसकी फीस भरेंगे? खुशी से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। सोते हुए चेहरे से वो मुस्कुराया। सादी हौरन दे रहा था। वो हाशिम को खुदा हाफिज कहकर जीने उतरती नीचे आई। फ्रंट सीट पे बैठी। अपनी परफॉर्मेंस याद करके खुद ही हंसी। क्या आपने देखा मैं किस तरह बोली? थोड़ा सा दिल धड़का था मेरा, हाथ भी कांपे, मगर जब मैं बोली, वाओ, बिल्कुल हीरोइन लग रही थी मैं। और पता है, हाशिम भाई कह रहे हैं कि वो अलीशा की फीस। सादी खामोशी से ड्राइव करता कार आगे ले गया। हाशिम बरामदे में खड़ा उन्हें देखता रहा। सख्त सर्दी और धुंध में, यहाँ तक कि कार दूर चली गई। फिर वो वापस अंदर आया। क्या ये सब सच था? तुमने अपने बाप को बेवकूफ बनाया? तुम? औरंगजेब खड़े चिल्ला रहे थे। जवाहरात हनूस परेशान मुस्तरिब बैठी थी और नौशेरवां उनके मुकाबिल खड़ा था। आप लोगों को उस पागल लड़की की बात पे एतबार है। वो और शादी, ये लोग हमेशा मेरे घर में फसाद करते हैं। वो शादी तो, हाशिम भाई, आपने उसको 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाए जब वो ये सारी बकवास कर रही थी? हाशिम को आते देखकर वो तैश से चीखा था। खामोश हाशिम कदम कदम चलता उसके करीब आया। उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। अंदर तक उतरती निगाहों से उसका चेहरा तकता रहा और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। नौशेरवां लड़खड़ाकर पीछे हुआ, हैरत से गूंग। उसने अपने सुरख गाल पे हाथ रखा। काश मैं तुम्हारा नहीं शादी का भाई होता। ना गुस्सा ना नाराजी, सिर्फ दुख से एक एक हरफ अदा किया। पैर से मेज को ठोकर मारी। हुनैन के प्रिंट करदा कागजात बिखर कर जमीन पर गिर गए और आगे बढ़ गया। नौशेरवां गाल पे हाथ रखे बेचैनी से उसको सीढ़ियों पे ऊपर जाते देखने लगा। फिर रुख मोड़ा। औरंगजेब सुर्ख चेहरा लिए उसे घूर रहे थे। हाँ, किया है मैंने ये सब। गाल से हाथ हटाकर वो गुस्से से चिल्लाया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ऐसे हाथ रोक कर पैसे देते हैं मुझे जैसे मैं सौतेली औलाद हूँ। हाँ, आपका भी दिल चाहता है कि मेरी जगह ये दरवाजे की तरफ इशारा किया जहाँ से हुनैन निकली थी। ये लड़की आपकी बेटी होती। इन्हीं लोगों की बातों पे ज्यादा यकीन है ना आपको? ये शादी ज्यादा पसंद है ना आप तीनों को? लाल बब्बू का होता बोलता वो 2 कदम पीछे हटा। आंखों में आंसू आ गए थे। दफा हो जाओ मेरे सामने से। वो भी तैश से चिल्लाए थे। हाशिम ने गोया कान बंद किए ऊपर अपने कमरे में कदम रखा और दरवाज़ा बंद कर लिया। शेरू ने बेबसी से उसके बंद दरवाजे को देखा। आंसू बहना तेज हो गए। वो मुड़ा और कफ से आंखें रगड़ता सीढ़ियां चढ़ता गया। अपने कमरे में आकर दरवाज़ा धाड़ से बंद करके वो कंप्यूटर टेबल के सामने आया तो स्क्रीन को देखकर रुका। बंद स्क्रीन पर एक स्टिकी नोट चिपका था जिस पे हुनैन ने लिखा था, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। गेम ओवर शेरू भाई। साथ में जुबान चिढ़ाती स्माइली भी थी। उसने नोट झपट कर मुट्ठी में मरोड़ा। कब से दोबारा से आंखें रगड़ी। अब उनमें खून उतर रहा था। इतना लंबा ड्रामा और सब बर्बाद किया था। आज फिर इस शादी ने अपनी बहन के जरिए मेरे घर में फसाद डाला। मैं कसम खाता हूँ, एक दिन मैं सादी यूसुफ को अपने हाथों से गोली मारूंगा। और 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी नौशेरुआ को अपनी कसम याद थी। बाहर औरंगजेब जवाहरात चिल्ला रहे थे। एक लफ्ज भी उसकी हमायत में बोला तो मैं समझूंगा तुम भी उसके साथ मिली हुई थी। अपने बेटे से कहो सुबह 10 बजे तक मेरी सारी रकम मेरे अकाउंट में वापस पहुंचा दे, वरना। बाहर सूरज की किरणों ने धुंध में से रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ से दूर इस छोटे बागीचे वाले घर में हुनैन सोने जा चुकी थी और सादी अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पे वो फ्लैश लगाकर देख रहा था। उसमें वही तस्वीर थी जिनकी प्रिंट शुदा शक्ल वो लॉकर में देख चुका था।
और वो ऑडियो फाइल्स थीं। एक में फारिस कह रहा था कि अब जुमर होटल की बजाय रेस्टोरेंट आए। दूसरी ऑडियो तवील थी। सादी ने प्ले की। पहली दफ़ा सुना तो वो सुन रह गया। जुमर ठीक कह रही थी। फारिस ने उसे वाकई ये सब कहा था। तो क्या हाशिम की तरह फारिस भी उससे झूठ बोलता आया था? दूसरी दफ़ा उसे सुना तो मज़ीद सदमा लगा। फारिस, ये सब कैसे और क्यों? तीसरी दफ़ा सुना तो बेयकीनी घबराहट में बदलने लगी। क्या उसके गिर्द सब झूठ बोलने वाले मौजूद थे? फिर सच्चा कौन था? चौथी दफ़ा पे कोई अजीब सा एहसास होने लगा। कुछ गलत था। चंद अल्फाज फारिस इस तरह नहीं बोलता था। वो बार बार आठियों दोहराने लगा। इतनी दफ़ा कि उसे गिनती भूल गई। चेहरे पे बस एक चौंक जाने का एहसास नजर आ रहा था। वो फारिस नहीं था। बहुत गौर करने पे उसे एहसास हुआ था कि लहजे में हल्का सा, बस हल्का सा फर्क था। पहली दफ़ा सुनने में उसे भी वो फारिस लगा था। और जुमर? वो चौंका। जुमर ने तो वो आठियों बस एक ही दफ़ा सुनी थी। ओह! 2.5 साल से बिखरे टुकड़े अब पजल में जुड़ने लगे थे और जो शक्ल सामने आ रही थी वो बहुत भयानक थी। वो हाशिम की शक्ल थी। आज दोपहर के सूरज ने धुंध को बहुत हल्का कर दिया था। रोशनदान से रोशनी झलक कर कमरे के वस्त में रखी मेज पे गिर रही थी, जिसके एक तरफ फारिस बैठा था और दूसरी जानिब सादी, साथ में फारिस का वकील। वहां उदास कर देने वाली खामोशी थी, जिसमें पछतावे और तासुफ की सी फेरानी बसी थी। सादी ने बहुत देर बाद सर उठाया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और बहुत सारी शर्मिंदगी। आई एम सॉरी। किस बात के लिए है? गौर से उसकी आंखों को देखते फारिस को अचंभा हुआ। आपको इतना कम कम विजिट करने के लिए। कोई बात नहीं, तुम जॉब कर रहे हो, मुझे पता है। उसने समझने वाले अंदाज में हल्के से कंधे झटके। सादी इस तरह इसे देखता रहा। फारिस सफेद कुर्ते शलवार में मलबूस था। एक जमाने में छोटे कटे बाल अब बढ़ चुके थे, इतने कि इन्हें कसकर पोनी में बांध रखा था। शेव हल्की हल्की बड़ी थी, मगर दूसरे कैदियों की निस्बत वो काफी साफ सुथरा सा लगता था। अब इस ऑडियो का क्या करना है? फारिस ने वकील के मोबाइल की तरफ इशारा किया। ये मेरी आवाज़ नहीं है, मगर मुशाबत बहुत ज़्यादा है। अगर मैडम ने यही सुनी है तो उनको अब मैं अपनी बेगुनाही का यकीन कभी नहीं दिला सकता। वकील साहब खंकारे। हमने इसे एक एक्सपर्ट को दिखाया है। उसने ये साबित करके बताया है कि ये कन्विक्टेड वॉइस है, जेली है। हमने नहीं, मैंने। सादी ने तलखी से उनको देखा। आप तो इसके पास चलने तक को राजी नहीं थे। मैं एक और केस के सिलसिले में मसरूफ था और तमाम कानूनी पेचीदगियां आपको समझा चुका हूँ। इससे पहले कि सादी मजीद तलखी से जवाब में कुछ कहता, फारिस ने बेचैनी से उसे टोका। क्या हम कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि ये मेरी आवाज़ नहीं है? नहीं, जब तक कि सादी इसका सोर्स जाहिर नहीं करता, कोर्ट इसको कैसे कबूल करेगा? महमूद साहब, मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, ये ऑडियो मुझे मेरी पुप्पो ने निकलवा कर दी है और मैं इनका नाम लेकर इनको इंक्रिमिनेट नहीं कर सकता, और मेरी इजाज़त के बगैर आप भी ये नहीं कर सकते। भई, फिर तो मसला बन जाएगा। ये हमारे हक से ज़्यादा खिलाफ जाएगी। मैं इसे कोर्ट में पेश करने की नसीहत कभी नहीं करूँगा। महमूद साहब हाथ झाड़कर पीछे को हटे। महमूद साहब हाथ झाड़कर पीछे को हो बैठे। सादी ने एक तीखी नज़र इन पे डाली, फिर वापस फारिस को देखा। मामू, अगर मैं आपके लिए कोई फैसला कर लूँ तो मुझे अपनी ज़ुबान दें कि आप एतराज़ नहीं करेंगे। नहीं करूँगा, लेकिन वह चंबे से बोलना चाह रहा था, मगर सादी फौरन महमूद साहब की तरफ घूमा। आपको मैं फारिस काजी के वकील के मनसब से हटाता हूँ। वो एकदम सीधे हुए, हैरत से उसी और फिर फारिस को देखा। आप क्या कह रहे हैं? नागवारी से माथे पे शिकने उभरी। यही कि आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं फारिस काजी का वकील हूँ, आपका नहीं। वो एकदम चमक कर बोले। फारिस चंद लम्हे चुप रहा, बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। मैं सादी की तायद करता हूँ, आप जा सकते हैं। सादी के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसका मान नहीं टूटा। अभी दुनिया से उनके अपने खत्म नहीं हुए थे। अभी दुनिया से उसके अपने खत्म नहीं हुए थे। वो जैसे बहुत जब्त करके उठे। इंतहाई बिचकाना रवैया है ये। पेशी से चंद दिन पहले आप वकील को फारिग कर रहे हैं।
मुझे हाशिम कारदार ने इनका वकील मुकर्रर किया था और इन्हीं से वसूल कीजिएगा अपने बकाया वाजबात, क्योंकि मैं तो आपको अपने हलाल रिस्क से एक पाई भी नहीं देने लगा। बेनियाजी से उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया। वो अपनी चीजें समेटते, कोट का बटन बंद करते, मुंह में बुड़बुड़ाते बाहर निकल गई। ये सब क्या था? फारिस गौर से उसे देख रहा था। क्या सादी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो? वो फिक्रमंदी से कहता आगे हुआ। ये ऑडियो सुनकर भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी परेशान कौन नहीं है सिवाय तुम्हारी शक्ल के। हुआ क्या है तुम्हारे साथ? जीन्स और हाई नेक के ऊपर जैकेट पहने बैठा लड़का उदासी से मुस्कुराया। मैं रेशम का बन चुका हूँ, और रेशम इतनी आसानी से हाथ नहीं आती। मुझसे आप कुछ भी नहीं उगलवा पाएंगे। इस वक्त मेरा काम आपको यहाँ से निकलवाना है, और मैं वादा करता हूँ कि ऐसा करूँगा। सवाल मत करें, वो बताएं जो मैंने पूछा था। उसने याद दिलाया। जिन लोगों पे आपको शक है उनकी फहरिस्त बनाई आपने? हाँ, लिखो। वो बताने लगा और सादी पेन निकाल कर लिखने लगा। कोलीग्स, वो चंद लोग जिनके खिलाफ उसने केसेस तैयार किए थे, वारिस का बॉस, और बस। सादी ने बेचैनी से नजरें उठाई। हाशिम भाई का नाम नहीं लिखवाया आपने? फारिस कुछ देर सोचता रहा, फिर नफी में सर हिलाया। ओह, उसका ताल्लुक नहीं है इस सब से। मगर आपने खुद कहा था कि। मैंने 2.5 साल इस बारे में सोचा है, पहले गर्म दिमाग से, फिर ठंडे दिल से। मगर हाशिम के पास ये करने की कोई वजह नहीं है, और उसने मेरे लिए भाग दौड़ भी की है काफ़ी। सो मैं बेशक उसे शदीद नापसंद करता हूँ, मगर उसको इस सब में नहीं घसीटूंगा। ये गलत है। सादी ने गहरी सांस लेकर इस फहरिस्त को देखा और फिर नफी में सर हिलाया। भूल जाइए इस बात को। कागज मरोड़कर मुट्ठी में दबा लिया। आपका एटीएम, क्रेडिट कार्ड्स और चेक बुक्स हाशिम भाई ने अम्मी को बहुत पहले दे दिए थे। ज्वेलरी वगैरह उन्हीं के अपने पास है। उसकी ज़रूरत नहीं है। नए वकील के लिए आपके अकाउंट की रकम काफ़ी होगी। जब इतने साल मैं कहता रहा कि हाशिम से पैसे मत लो मेरे वकील के लिए, तब तुमने वो नहीं किया जो आज कह रहे हो। अब क्या हुआ है? वो अभी तक आंखें सुकेड़ कर उसको देख रहा था। मुझे उन पे एतबार नहीं रहा। उसकी आवाज़ में तकलीफ थी। शादी क्या छुपा रहे हो? सवाल मत करें, इंतज़ार करें। और वो उठ खड़ा हुआ। फारिस मुतफक्किर नज़रों से उसे जाते देखता रहा। बाहर धूप अब तेज हो चुकी थी। सड़क पे मामूल की ट्रैफिक बह रही थी। कार ड्राइव करते सादी ने हैंड्स फ्री कानों में लगाए और मोबाइल पे नंबर डायल किया। चंद घंटियों बाद हाशिम ने पिक कर लिया। हाँ बेटा, खैरियत? वो मसरूफ लग रहा था। जी, एक काम था आपसे। ये इतने दिन बाद पहली दफा हाशिम से बात हो रही थी। हूँ, बोलो। मैंने महमूद साहब को फायर कर दिया है। अब मुझे मामू के लिए एक बेहतर वकील की तलाश है। क्यों? फायर क्यों किया? वो चौंका था। क्योंकि मुझे वो सुस्त और नाअहल लगते हैं। खैर, आप मुझे 5-6 बेहतरीन वकीलों के नाम टेक्स्ट कर दें जिनको मुझे हायर करना चाहिए। हाशिम चंद लम्हे को खामोश हो गया, फिर बोला तो काफ़ी सोचते हुए, ओके, करता हूँ। मेरे रेफरेंस से इनसे मिल लेना, काम हो जाएगा। वैसे समाज के इतने नज़दीक आकर वकील को फायर करना बेवकूफ़ी है सादी। और ये तो मैं जान गया हूँ कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। कोई मसला है तो मैं महमूद साहब से बात कर लेता हूँ। मफाहमत तो हर इशू पे हो सकती है। मफाहमत की तो गुंजाइश नहीं रही। आप टेक्स्ट कर दीजिएगा अभी। और मोबाइल फ्रंट सीट पे डाल दिया। चेहरे पे छाई तलखी में इजाफा हो गया। लब भींच के, आंखों में गुस्सा उभरा। कितने दिन इसके दिलो दिमाग में जंग जारी रही थी। हाशिम के लिए कई दलीलें इकट्ठी की, मगर सब बेकार था। जब आंखों से अंधे एतमाद की पट्टी उतरी तो हर शय को नए जाविये से देखना शुरू किया। पहले लगा वो सिर्फ कातिल को जानता है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि वही है जो फारिस को बाहर नहीं आने दे रहा। अगर हाशिम चाहता तो फारिस बाहिर होता। फारिस और नुदरत ने कितनी दफा ये बात इससे कही, मगर तब समझ क्यों नहीं आता था। ये एतमाद कितनी भयानक शय था। अंधा कर देता है, बहरा, लंगड़ा कर देता है। तभी मोबाइल बजा। हाशिम ने चंद नाम उसे टेक्स्ट कर दिए थे। सादी ने उनको अच्छे से जहन नशीन कर लिया। ये वो वकील थे जिनको हाशिम चाहता था।
वो हायर किए करें। यानी ये वो थे जिनको हाशिम खरीद सकता था। उसे अब मालूम हो गया था कि इस फहरिस्त के वकील इसे बिल्कुल नहीं हायर करने। गुड। वो जब जुमर के घर के गेट तक आया तो वो पोर्च में कार से उतर रही थी। दरवाजा बंद करते वो मुड़ी तो देखा सादी ने कार बाहर रोक दी थी और अब कदम कदम चलता उसकी जानिब आ रहा था। जीन्स पे जैकेट पहने, चेहरे पे छाई संजीदगी। वो करीब आया तो एहसास हुआ कि वो इससे लंबा हो गया था, पता नहीं कब से। कैसे हो? उसने सपाट आंखों और बेतासुर लहजे में पूछा। वो ठीक, कहता उसके हमरा लॉन में बिछी कुर्सियों की तरफ आया। कुछ कहने आया हूँ आपसे। मुझे फारिस से नहीं मिलना, ना ही उसकी सफाई सुननी है। वो कुर्सी पे बैठी टांग पे टांग जमाई, बाजू सीने पे लपेटे, बाल हाफ कैचर में बंधे थे और धूप के बाईस बेजारियत भरी आंखों को सुकेड़ रखा था। फूफो, एक दफा दूसरी तरफ की कहानी सुन ले। वो आगे को होकर उसके मुकाबिल बैठा। मैं जज नहीं हूँ, ना ही उसको सजा दे सकती हूँ। उसने जरा से शाने उचकाए। मेरे सुनने का क्या फायदा? अगर मुझसे कोई गिला है तो कहते। वो 2.5 साल से बताना चाहता था। एक दफा वो गिला कर दे, कह दे कि इससे बदतमीजी से बात करने के बाद वो इसको छोड़कर क्यों चला गया। सॉरी क्यों नहीं कहा? उसके ऑपरेशन के वक्त वो कहाँ था? क्यों उसकी रिकवरी के इन तकलीफ दे दिनों में वो इसके पास नहीं था? वापस क्यों नहीं आया? मगर वो कहती ही नहीं थी, अब भी नजरअंदाज कर गई। तुम क्या कहने आए हो? आप सच कह रही थी। वाकई आपको कॉल की गई थी। आपने जो बताया वाकई ऐसा हुआ था। अच्छा, 2.5 साल बाद यकीन आ गया तुम्हें शादी? वो सुनती गई, आंखों की पुतलियां सुकेड़ कर उसे देखती, बाजू हनूज सीने पे लपेटे। मगर वो कन्वर्टेड वॉइस थी, जेली आवाज। ये सुने। उसने मोबाइल निकालकर उस पे चंद बटन दबाए, आवाजें उभरने लगी। जुमर सीधी हुई, आंखों में तकलीफ उभरी। बस चंद फिक्रे वो सुन पाई। बंद करो इसे। और नागवारी से चेहरा फेर लिया। क्या ये सब इसी तरह हुआ था? मेरे हाँ या ना कहने से क्या होता है? 2.5 साल पहले तुम लोगों ने कहा मैं झूठ बोल रही हूँ। आज कह रहे हो मैं सच बोल रही हूँ। 5 साल बाद कहोगे ये वाकई फारिस की ही आवाज थी। आई एम सॉरी। जैसे आपने हमारी बात नहीं सुनी, वैसे ही हमने भी आपकी बात नहीं सुनी। मैं समझा आप किसी को कवर कर रही हैं, मगर ऐसा नहीं था। 2.5 साल बाद मेरा यकीन करने का शुक्रिया। वो सारा करब जब्त कर चुकी थी। लेकिन आप तीसरी बात का अमकान जहन में रख कर सोचें फूफो। ये कॉल जेली थी। हम कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं। और ये तुम्हें कहाँ कैसे मिली? मैं जवाब देने से इनकार करता हूँ। वो बेइख्तियार पीछे हुआ। इस सूरत में ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर आप इसमें लहजे पे गौर करें तो महसूस होगा कि जब ये कॉल मुझे मौसूल हुई, मैं एक स्नाइपर के निशाने पे थी। मुझे लहजे और आवाज़ की पिच पे गौर करने का मौका नहीं मिला था। इस आवाज़ के साथ मेरी ज़िंदगी की सबसे तकलीफ दे याद जुड़ी है। इसलिए कोई आज आकर कह दे कि ये जैली है तो मैं कैसे मान लूँ? तेज लहजे में कहती वो उसको शाकी नज़रों से देख रही थी। एक दफ़ा सोच कर देखें, कोई तीसरा आदमी भी इसमें मुलव्वस हो सकता है। मसलन कौन? साथी ने जवाब में थूक निकला। मसलन मसलन हाशिम कारदार। हिम्मत करके उसने कह डाला। जुमर सुन सी हो गई। हाशिम कारदार? जुमर को शौक से निकलने में चंद लम्हे लगे और फिर एकदम आंखों में नागवारी दर आई। उसका नाम कैसे ले सकते हो तुम? वो इनके कज़न हैं, फिर जायदाद के तनाज़े। वो फारस गाजी को इसमें फंसा सकते हैं। इससे इनको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। ओके, शादी बहुत हो गया। टांग पे रखी दूसरी टांग सीधी की और दुरुस्ती से कहती हुई आगे को हुई। मैं ये डिफेंस स्ट्रेटजी बहुत दफ़ा कोर्ट में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। जब अपने दिफा में कोई बात ना हो तो किसी तीसरे शख्स पे शक दिलवा दो। मगर क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सादी की गर्दन नफी में हिली। क्या इस ऑडियो और इन तस्वीर का हाशिम के कंप्यूटर से मिलना ऐसा सबूत था जिसे वो पेश कर सके? हरगिज़ नहीं। फिर तुम कैसे किसी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हो? फारिस के खिलाफ मेरी गवाही को छोड़ दो, तब भी सबूत है।
اس کی گن، اس کی فنگر پرنٹ، تم مجھے اس سے بڑے ثبوت ہاشم یا کسی اور کے خلاف لا کر دو، میں تمہاری بات سنوں گی، مگر اس سے پہلے نہیں۔ تلخی سے بولتی وہ کھڑی ہو گئی۔ ساتھی نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تو آپ 2.5 سال سے ہماری بات اس لیے نہیں سن رہی کیونکہ ہم ثبوت نہیں دے رہے؟ اگر مجھے جھوٹا کہنے کے بجائے کچھ کہتے تو میں سنتی۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ سر ہلا کر وہ کھڑا ہوا۔ چند لمحے دونوں آمنے سامنے کھڑے رہے۔ آخری بات پھپھو، وہ ذرا جھجکا، مجھے کسی ایسے وکیل کا بتائیں جو ہم افورڈ بھی کر سکیں اور وہ ہمارے ساتھ مخلص بھی ہو، فارس غازی کے لیے۔ اس کے سامنے اب وہ اسے ماموں کہنے سے دانستہ احتراز برتنے لگا تھا۔ زمر نے سر جھٹکا، ذرا توقف کیا، تنے اعصاب ڈھیلے جیسے پڑے۔ خلجی صاحب سے مل لو، نمبر اور پتہ ٹیکسٹ کر دیتی ہوں۔ ان کے پہلے تاثر پہ مت جانا، اچھے وکیل ہیں۔ اور اسی طرح سینے پہ بازو لپیٹے وہ مڑ گئی۔ اسے پیچھے آنے کا نہیں کہا، چاہے تو وہ اندر آ جائے، چاہے تو نہ آئے۔ سادی یاسیت سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ 2.5 سال سے وہ بس اس کی پھپھو تھی، زمر نہیں۔ اگر ایک دفعہ وہ شکوہ کر دے تو وہ اسے بتا دے گا، یا شاید نہیں بتا پائے گا، بس ایک دفعہ۔ جو زہر پی چکا ہوں تمہیں نے مجھے دیا، اب تم تو زندگی کی دعائیں مجھے نہ دو۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں پھول آواز کے ساتھ ٹی وی چل رہا تھا۔ ندرت کبابوں کی ٹکیاں بناتی بڑی ڈش میں رکھتی جا رہی تھی، ساتھ ہی صوفے پہ پیر اوپر رکھے حنین موبائل پہ نمبر ملا رہی تھی۔ بار بار کال ملاتی پھر کاٹ دیتی۔ بالآخر اب ہمت کر ہی لی، دوسری طرف گھنٹی جاتی رہی۔ پھر ندرت نے اسے کہتے سنا، کیا میں علیشا سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں حنین ہوں، ہنّا، پاکستان سے۔ وہ ذرا ہچکچا کر کہہ رہی تھی۔ علیشا میری میلز کا جواب نہیں دے رہی، وہ کدھر ہے؟ دراصل مجھے اس کو کسی کا پیغام دینا تھا۔ وہ اب بہت دھیان سے دوسری طرف کی بات سننے لگی تھی، بالکل چپ، خاموش اور ساکت۔ پھر بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ مگر ہنّا نے نہیں سنا، چپ بیٹھی رہی۔ سادی اندر آیا اور سلام کر کے ماں کے قریب صوفے پر گر سا گیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ فارس سے ملے؟ وہ امید سے پوچھنے لگی۔ جی، اور پھپھو سے بھی۔ وہ دور خلا میں دیکھتا اپنی سوچ میں گم تھا۔ کیا وہ اب بھی تمہاری بات سننے کو تیار نہیں؟ ان کا قصور نہیں ہے، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ تم سے بھی وہی رویہ ہے؟ چھوڑے امی۔ وہ چہرے پہ بشاشت واپس لاتے سیدھا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر چنے کی دال اور گوشت کے پسے مکسچر کو 3 انگلیوں میں اٹھانا چاہا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پہ چپت رسید کی۔ 1000 دفعہ کہا ہے، مت کھایا کرو درمیان سے، بے برکتی ہوتی ہے۔ مگر ندرت کی ٹھیٹ اولاد کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ سادی نے مکسچر منہ میں رکھا اور چباتے ہوئے پھر سے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ حنین بدستور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفعتاً ان کو خیال آیا، سادی بیٹا، وہ مرکز کے فرنٹ پہ جو بیکری ہے نا، وہ لوگ جگہ خالی کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم اس کو کرائے پہ لے کر کوئی کام شروع کر دیں؟ آپ نے ابھی تو اسکول کی جاب ختم کی ہے اور آپ کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ خرچے بہت ہیں اور تمہاری تنخواہ سے وہ نہیں پورے ہوتے۔ میں آج کل یہی سوچ رہی ہوں، بیکری کی جگہ کافی بڑی ہے، کپڑوں کا بوتیک شروع کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر فارغ بیٹھی رہی تو زیادہ بیمار ہو جاؤں گی۔ سادی نے ایک نظر ان کے ہاتھوں کو دیکھا جو مہارت سے کباب کو شکل دے رہے تھے۔ کچھ یاد کر کے وہ مسکرایا۔ آپ ریسٹورنٹ کھول لیں امی، کسی کو کھانا کھلانے سے پیارا احسان کیا ہوگا بھلا؟ ریسٹورنٹ؟ وہ سوچ میں الجھی۔ مگر پہلے کسی سے مشورہ کر لیجیے گا۔ کس سے کروں؟ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے 2 لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں امی، ایک وہ جس نے اس کام میں فائدہ اٹھایا ہو اور ایک وہ جس نے اس میں نقصان اٹھایا ہو۔ پھر ہنّا کو دیکھا جو ابھی تک شل بیٹھی تھی۔ کٹو بیگم، ریسٹورنٹ بننے سے تمہارے تو دن بھر جائیں گے۔ سادی نے اسے آواز دی۔ اس نے سفید پڑتا چہرہ اٹھایا۔ ہاشم بھائی سے بات ہو تو انہیں بتا دیجیے گا کہ اب علیشا کو ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں رہی۔ کچے کباب کا ٹکڑا اس کے حلق میں رہ گیا۔ وہ چونکا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کو جب پیسے چاہیے تھے تب انہوں نے نہیں دیے،
फिर उसने खुद ही हासिल करने चाहिए। वो शौक के आलम में बोल रही थी। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करने की कोशिश की। वो कंप्यूटर्स में अच्छी थी और किस्मत में बुरी। सब गिरफ्तार हो गए। अब वो जेल में है, एक लंबे अरसे के लिए। वो बेयकीन थी, बिल्कुल हक तक। फिर एकदम उठकर अंदर चली गई। सादी अभी तक साकत और जामिद बैठा था। नुसरत अफसोस से कुछ कह रही थी, मगर वो नहीं सुन रहा था। और फिर जब शौक उतरा तो हर तरफ ताज्जुब छा गया। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। कसरे कारदार में मुलाजमों की चहल पहल जारी थी। सरमा की वो धुंध आमेज सुबह बाही तक महदूद थी। अंदर सेंट्रल हीटिंग ने लाउंज को गर्मा रखा था। नई लड़की फियोना एक इनडोर गमले को पानी दे रही थी। गाहे बगाहे निगाह उठाकर औरंगजेब के कमरे की सीमत में देख लेती, जहां दरवाजा अध खुला था और वो आईने के सामने खड़े तैयार होते दिखाई दे रहे थे। फियोना वहां से मुकम्मल मंजर नहीं देख सकती थी। आवाजें भी मध्यम थी, मगर झगड़े की आवाज बहरा भी समझ लेता है। वो तो सिर्फ जुबान से ना आशना थी। अगर अंदर झांको तो सामने काउच पे टांग जमाकर जवाहरात बैठी थी। सुलगती आंखें औरंगजेब की पुश्त पे जमी थी। अगर तुम एक दफा शेरू की बात सुनकर अपने बेटे की सिफारिश मत करो मेरे सामने। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो तलही से कहते टाई की नोट बांध रहे थे। वो कितना हाइपर है तुम जानते हो। इस तरह का रवैया रखोगे तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। तो चला जाए। 2 दिन फुटपाथ पे रहना पड़ेगा तो अकल आ जाएगी। अपने बाप को बेवकूफ बनाता है। अगर वो गया ना औरंगजेब, तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। वो बमुश्किल जब्त करके बोली थी। हर शय की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बेजा हमायत ने उसको इस मकाम पे ला खड़ा किया है। कॉलर झटक कर कोच पहना, तनफ्फर भरी निगाह आईने में पीछे नजर आती जवाहरात पे डाली और फिर बाहर निकल गए। वो वहीं बैठी किलसती रह गई। लाउंज में वो लम्हे भर को रुके। नौशेरवा सीढ़ियों के वस्त में खड़ा था, खामोश फिक्रमंद सा। औरंगजेब ने इस पे नजर डाली और इतनी जल्दी पलटाई कि जैसे कोई नागवार नजारा सामने हो। मुड़े, मैरी को आवाज दी और वापस कमरे में चले गए। फियोना जल्दी से पानी रखकर मैरी को बुलाने भागी। शेरू वहीं सीने पे बैठ गया, गर्दन झुका ली। ना पैसे हाथ में रहे ना रिश्ते। कितने दिन तक यूं ही बैठे रहोगे? शरीन सरसरी सा पूछती, हाथ में कटे सेबों की प्लेट पकड़े उसके साथ सीने पे बैठी तो वो चौंका। फिर दोबारा सर झुका लिया। जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देते। तो तुम इनसे माफी मांग लो ना। सिंपल। मुलाजमों की जुबानी वो सब सुन चुकी थी। कई दफा मांग चुका हूँ, मगर जवाब में चीज चलाकर मुझे दफान कर देते हैं। और हाशिम? उसने प्लेट से फल का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। और तुमने इसीलिए इसे एक दफा भी मुखातिब नहीं किया। खाओगे? साथ ही प्लेट बढ़ाई। नौशेरवा ने बेदिली से मुंह फेर लिया। अलबत्ता अब शरीन से पहले की तरह बेजार नहीं रहता था। सिर्फ वही थी जिसने सारा किस्सा सुनने के बाद उससे हमदर्दी जताई थी और कहा था, बे तुमने लालच में तो नहीं किया ना। एक एडवेंचर था ये। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? अब भी वो कंधे उचकाकर कह रही थी, यूं करो, ऊपर जाओ और हाशिम से माफी मांग लो। बात खत्म। उसको तुम्हारी माफी का इंतजार है। वाकई? उसने बेचैनी से शरीन को देखा। थप्पड़ फिर से याद आया। बे एख्तियार गाल पे हाथ रखा। हाँ ना, वो तुमसे कभी खफा नहीं हो सकता। और मुझे अपना फोन दे जाओ। क्यों? वो फोन देते देते रुका। शरीन ने मोबाइल उसके हाथ से उचक लिया। वक्त जाया मत करो, वो ऑफिस के लिए निकल ही ना जाए। अच्छा। वो फौरन ऊपर आया। थोड़ी देर उसके कमरे के बाहर रुका। पीछे सीढ़ियों पे बैठी शरीन ने उसके मोबाइल से सादी का नंबर निकाला और अपने पे मुंतकिल किया। शेरू ने बगैर खचखचाए दरवाज़ा खोला। हाशिम ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा था। कोट अभी स्टैंड पे था और वो कफ लिंक्स पहन रहा था। आहट पे गर्दन मोड़ी, उसे देखा और वापस कफ लिंक पहनने लगा। आओ शेरू। अंदाज नॉर्मल था, ना गुस्सा ना प्यार। वो सर झुकाए लब काटता कदम कदम चलता करीब आया। ये उस दिन के बाद दोनों की पहली बातचीत थी। ये सोशल बाइकाट उसके लिए बहुत संगीन साबित हुआ था। भाई, आप अब तक नाराज हैं मुझसे? निगाह उठाने की हिम्मत नहीं हुई।
हाशिम ने टाई गर्दन में डाली और आईने में देखते उसकी गिरा लगाने लगा। क्या मैं इसे माजरत समझूं? नौशेरवान ने बेचैनी से चेहरा उठाया। आई एम सॉरी भाई, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। मैं माजरत कबूल करता हूँ, भूल जाओ सब। टाई की गिरा बांधते हुए भी वो नहीं मुस्कुराया। आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? नहीं। उसने नोट कसी, कॉलर दुरुस्त किए, स्टैंड से कोट उठाया और मुड़कर शेरू को संजीदा नजरों से देखा। नाराज नहीं हूँ, हैरान हूँ। इस पे नहीं कि मैं बेवकूफ़ कैसे बना। एतबार करने वाले धोखा खा जाते हैं। इस पे भी नहीं कि तुम एक क्रिमिनल जहन रखते हो, बल्कि सिर्फ इस पे कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? एडवेंचर करना चाह रहा था, बस। नौशेरवां ने शर्मिंदगी हिफ़्फ़त से गर्दन झुका दी। हाशिम ने कोट पहना और उसे देखते हुए बटन बंद किया। तुम शेरू एक मेरी बात अपने जहन में बिठा लो। तुम्हारा भाई तुम्हारे सब मामले संभाल सकता है। उसके कंधे पे सख्ती से हाथ जमाया तो नौशेरवां ने शर्मिंदा चेहरा उठाया। तुम्हें पैसे चाहिए, तुम मेरे पास आओगे। तुम्हें कोई लड़की चाहिए, तुम मेरे पास आओगे। तुम्हें किसी की जान चाहिए, तुम मेरे पास आओगे। मगर तुम खुद कुछ नहीं करोगे, कभी भी नहीं। समझ आया? उसने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर कदरे झिझका। वो जो कहा आपने कि काश वो सादी भाई आपका होता। वो एक अच्छा लड़का है, रिश्तों का पास करना जानता है। वो हमारा तीसरा भाई होता तो मुझे खुशी होती, मगर वो नहीं है। औरंगजेब कारदार के दो ही बेटे हैं, मैं और तुम। तुम्हारी नज़र में मेरी कितनी अहमियत है मुझे वाकई नहीं मालूम, मगर मेरे लिए तुम और सोनिया बराबर हो। आपको पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना एहतराम करता हूँ आपका। नहीं, मुझे नहीं पता। परफ्यूम खुद पे छिड़कते संजीदगी से कंधे उचकाए। शेरू रुहासा हो गया। ये सच है। फिर इसे साबित करो, क्योंकि मुझे दोबारा से तुम्हारे तहरीबी जहन पे एतबार करने में वक्त लगेगा। उसके कंधे को थपथपाकर वो मोबाइल उठाता बाहर निकल गया। अब भी नहीं मुस्कुराया। नौशेर वहां परेशान सा वहीं खड़ा रह गया। शेरीन अब सीढ़ियों के वस्त में खड़ी थी, उसे आते देखकर रास्ता दिया। हाशिम चंद सिंह ने उतरा, फिर उसके करीब रुका। कुछ कागजात पे तुम्हारे दस्तखत चाहिए हैं, दोपहर में ऑफिस आ जाना। मैं खुला ले रही हूँ, तलाक नहीं। चाहो तो ये लंबी चौड़ी रकम और मरात ना भी दो। जरूरत नहीं मुझे तुम्हारे पैसे की। वो बातें मत कहो जिनका मतलब तुम खुद भी नहीं जानती। जो दे रहा हूँ अपनी बेटी के लिए दे रहा हूँ, माँ से अलग नहीं कर सकता उसको। अब हटो सामने से। वो मजीद सिरकी और हाशिम नीचे उतर गया। वो तिल मिलाते हुए उसे जाते देखती रही। आंखों में शदीद बुग़्ज़ और बेबसी थी। वो माँ बाप कमरे के सामने रुका तो जवाहरात हनूस काउच पे बैठी कलस रही थी और ड्रेसर मिरर के सामने खड़े औरंगजेब मैरी एनजीओ को हदायत दे रहे थे। वो चौखट में आ रुका। मैं अलीशा की फीस पे कर रहा हूँ। किसी को कोई एतराज़ हो तब भी मुझे कुछ कहने की जहमत ना करे। मेरा दिमाग आजकल बहुत घुमा हुआ है। इत्तला दी और इसी संजीदा चेहरे के साथ मुड़ गया। जवाहरात दिल मिलाकर उठी। औरंगजेब ने उसे बरहमी से पुकारा, मगर वो बाहर जा चुका था। दोनों बेबसी से एक दूसरे को देखकर रह गए। बाहर धुंध अभी तक छाई थी। वो बरामदे तक पहुंचा था जब खावर तेजी से करीब आता दिखाई दिया। वो फिक्रमंद लग रहा था। सादी यूसुफ ने आपके किए वकील को फायर कर दिया है। मालूम है। आप इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? फिक्र की क्या बात है? वो उल्टा हैरान हुआ। लोग वकील बदलते रहते हैं, अगला भी हमारा ही होगा, नहीं तो जज तो हमारा है ही। मगर मुझे परेशानी है, उन लोगों को वो ऑडियो कहाँ से मिली? कौन सी ऑडियो? वो ठचक कर रुका। खावर ने महमूद साहब से जो सुना था बता दिया। हाँ, जुमर ऐसे काम कर सकती है। वो कह रहा है तो ऐसा ही होगा। वो कार की तरफ जा रहा था। खावर तेजी से उसके पीछे लपका। क्या वाकई ऐसा ही है? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। हाशिम रुक कर उसे देखने लगा। आपने उसे और उसकी बहन को उस रात अपना लैपटॉप दिया था, कहीं उसने वो आपके पास से तो नहीं निकाली? ऐसा कुछ नहीं है। वो बेजार हुआ। वो ऑडियो मेरे सेफ में है, मैंने 2 दिन पहले ही देखी है। लैपटॉप में मेरे डॉक्यूमेंट्स का फोल्ड लॉक है। वो दोनों इतने भी स्मार्ट नहीं कि हर चीज़ खोल ले। और शादी झूठ नहीं बोलता, जो कह रहा है
وہی ہوگا، مگر جج ہمارا ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ سر، آپ کا اوور کانفیڈنس۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ ہاشم نے ایک سخت کاٹ دار نظر اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ خاوند نے بے چینی سے تھوڑی کھجائی۔ بظاہر ہاشم ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی اسے یہ لڑکا کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ خیر، ہاشم سعدی کو زیادہ بہتر طور پہ جانتا تھا۔ یقیناً وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ ٹوٹے ہوئے مکان ہیں مگر چاند سے مکین۔ اس شہر آرزو میں ایک ایسی بھی گلی ہے۔ وہ ایک ابتر سا آفس تھا، فائلوں کے ڈھیر، بے ترتیب کتابوں سے بھرے ریک اور میز پہ بکھرا اتنا کچھ کہ اس سارے میں کرسی پہ بیٹھا سعدی بے حد بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے مقابل آفس کے مالک کی کرسی پہ موجود ادھیڑ عمر صاحب نیچے جھکے دراز سے کچھ نکال رہے تھے۔ دفتن وہ سیدھے ہوئے، وہ اڑے اڑے کھچڑی بالوں، موٹی عینک اور شریف چہرے والے انسان تھے۔ سعدی کو ان پہ ترس، خود پہ رحم اور زمر پہ غصہ آیا، جس نے اسے یہاں بھیجا تھا۔ سیدھے ہوتے ہی انہوں نے کچھ فائلز دھپ سے میز پہ رکھی، نتیجتاً اوپر تلے رکھی سیاہ کتابیں دڑم سے سعدی کی طرف لڑکی۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا، ایک موٹی کتاب پیر پہ جا لگی، باقی دو گھٹنوں پہ۔ آؤچ! لگی تو نہیں؟ انہوں نے ناک پہ اینک دھکیلتے پوچھا۔ بالکل نہیں جی، میں کوئی انسان تھوڑی ہوں۔ وہ جھک کر ان کو سمیٹنے لگا، پھر میز پہ رکھی۔ اسی بے چارگی سے خلجی صاحب کو دیکھا۔ سر، آپ بے شک ابھی اپنے کام کر لیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ کرسی کے کنارے پہ آگے کو ہو گیا، بھاگنے کو تیار۔ نہیں نہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ انہوں نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ کیس بھی دیکھ لیا تھا میں نے۔ تو پھر آپ یہ کیس لیں گے؟ بے توجہی سے پوچھتے پیچھے کھڑی الماری پہ نظر ڈالی۔ شیشے کے دروازوں کے پیچھے کتابیں اور فائلیں بھری تھیں، اوپر تلے اڑے کاغذ، بے ترتیبی سی، بے ترتیب بھی۔ دیکھو بیٹے، فارس غازی جیسے بندے کا دفاع کرنا آسان نہیں۔ خیر ہے، آپ رہنے دی، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ وہ شکریہ کہتا جلدی سے اٹھا، بس بھاگنے کی دیر تھی، یہ اتنا بھی مروت میں بیٹھ گیا۔ اس آدمی کی تو اینک گم جائے، یہ نہ ڈھونڈ سکے فارس کو کیا خاک رہا کروائے گا۔ مجھے پتا ہے فارس غازی کا دفاع آپ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہی قاتل ہے۔ تو نہیں، میرا خیال ہے وہ بے گناہ ہے۔ وہ جو بس مڑنے ہی والا تھا ایک دم ٹھہر کر انہیں دیکھنے لگا۔ جی ہاں 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 نا، گنہگار کا دفاع کرنا زیادہ آسان ہے، مگر بے گناہ کا کیس سوچ سمجھ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر ایک معصوم آدمی کا تم دفاع نہ کر سکے اور وہ جیل چلا گیا تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے دوبارہ بیٹھا، آگے کو جھک کر حیرت اور الجھن سے ان کو دیکھنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے؟ باوجود پروسیکیوٹر زمر کے بیان کے؟ پروسیکیوٹر صاحبہ نے تو یہ بیان دینا ہی تھا، وہ سرکار بنام سجاد راؤ کی پروسیکیوٹر جو رہی ہیں۔ ویسے مجھے بڑی حیرت ہے، تمہارے پچھلے وکیل نے اس کیس کا ذکر نہیں کیا۔ ابھی ابھی نکالے فائلز کے گٹھے کو اس کی طرف دھکیلا۔ اس سے قبل کی کتابیں دوبارہ گرتی، سعدی نے جلدی سے اسے واپس پش کیا، البتہ وہ ان کے چہرے سے اپنی بے چین نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ یہ کون سا کیس تھا؟ یہ وارث غازی قتل سے کوئی 5 ماہ پہلے ختم ہوا تھا۔ میں اس میں ڈیفنس اٹارنی تھا اور زمر صاحبہ پروسیکیوٹر۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی پہ گولی چلائی، مگر ایسا کرنے سے قبل اس کے سامنے اعتراف کیا، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کا، اس کے ساتھ مزید کچھ زیادتیاں کرنے کا۔ قسمت سے بیوی بچ گئی اور اس نے پولیس کو بتا دیا۔ 7 ماہ زمر لگی رہی۔ یہ ان کا پہلا کیس تھا، ریپو بھی بنانی تھی۔ بہرحال فیصلہ انہی کے حق میں گیا۔ میرا خیال ہے جس نے بھی فارس کے بھائی اور بیوی کا قتل کیا ہے اس کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے کیسز پہ گہری نظر ہوگی۔ اسے معلوم ہوگا کہ انسان اپنی زبان سے کہی بات میں سب سے اچھا پھنستا ہے۔ پروسیکیوٹر صاحبہ ویسے بہت سمجھدار خاتون ہیں۔
لیکن وہ یہاں مار کھا گئی کیونکہ وہ اسی طرح کا ایک کیس پروسیکیوٹ کر چکی ہیں۔ یعنی زمر اپنے حملہ آور کی کال پہ اس لیے یقین کر رہی ہے کیونکہ وہ آخری منٹ کے اعتراف کے ایسے ہی ایک کیس کو لے چکی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا کرے۔ ایک دم اسے محسوس ہوا کہ زمر نے اسے صحیح بندے کے پاس بھیجا ہے۔ ان کے پہلے تاثر پہ مت جانا۔ بالکل، ویسے لوگ یہ کرتے بھی ہیں۔ قتل بڑا بوجھ ہوتا ہے، انہیں کسی سے تو بانٹنا ہوتا ہے۔ بہت سے کیسز دیکھے ہیں میں نے جہاں لوگ کسی کو مارنے سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ سب کس نے کروایا ہے۔ وہ ایک دم جوش میں بولنے لگا تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر روکا۔ شش! وہ بے اختیار رک گیا۔ کیا وہ لوگ طاقتور ہیں؟ بہت زیادہ۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکا۔ اور کیا تمہارے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے کہ وہی اصل قاتل ہے؟ نہیں۔ تو پھر اپنا منہ سی لو۔ جی؟ وہ تنبا خود رہ گیا۔ دیکھو بچے، تم ایک با اثر آدمی کو اس میں نہیں گھسیٹ سکتے۔ ایسا کرو گے تو فارس کو جیل میں ختم کروا دیں گے اور تمہیں جیل سے باہر۔ تم جس کو بھی ان کے نام بتاؤ گے ان کی زندگی خطرے میں ڈالو گے۔ تم ان کو گنہگار ثابت مت کرو، صرف فارس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دفعہ وہ باہر آ جائے پھر جو کرنا ہو کر لینا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ بات غلط نہیں تھی۔ کیا ہم ان کو رہا کروا لیں گے؟ اگر جج ایماندار ہوا تو ہاں۔ اور اتنے دنوں میں یہ پہلی امید کی کرن تھی جو اسے نظر آئی تھی۔ اندھیری رات کا پہلا تارا جو سورج نکلنے کی نوید ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی تو صبح ہوگی۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ جس کو دیکھو اس کے چہرے پہ لکیریں سوچ گئی، جیسے ہو جائے مقدر کسی شے کا مقدر سوچنا۔ سادی کورٹ سے واپس اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا جب کسی اجنبی نمبر سے فون آنے لگا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے کال لے لی۔ سادی؟ جی، کون؟ شیرین بول رہی ہوں۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ کہیے، کیسے فون کیا مسز کاردار؟ کیا ہم مل سکتے ہیں کسی ایسی جگہ جہاں میری اور تمہارے گھر والوں کو علم نہ ہو؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں 23 سال کا ہوں اور آپ کم از کم بھی مجھ سے 12 سال بڑی ہیں تو… اور شٹ اپ! مجھے تمہارے ساتھ ڈیٹ پہ نہیں جانا۔ تم سے ایک کام ہے مگر ہاشم کو پتہ نہ چلے۔ پھر ٹھیک ہے، پتہ ٹیکسٹ کرتا ہوں، دوپہر میں آ جائیے گا۔ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے اس نے فون کان سے ہٹایا۔ عرصہ پہلے شیرین نے اس سے صلح کر لی تھی۔ اس کو تب سے معلوم تھا کہ ایک دن یہ لڑکا اس کے کام آئے گا اور وہ دن آن پہنچا تھا۔ جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے۔ کچھ دیر بعد وہ سارا کے آفس میں موجود تھا۔ وہ کرسی پہ براجمان ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو پڑھ رہی تھی، پھر چہرہ اٹھایا اور تحمل سے اسے دیکھا۔ یہ تمہاری اس ہفتے میں لی جانے والی دوسری لیو ہے۔ اگر میں یہ دے دوں تو آفس کے باقی لوگ کیا خیال کریں گے؟ مجھے وارث ماموں کے کیس کے لیے کچھ اہم کام کرنے ہیں۔ وہ اتوار کو نہیں ہو سکتے کیا؟ سعدی نے معصومیت سے سر نفی میں ہلایا۔ اتوار کو پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے۔ سارا نے سمجھنے والے انداز میں اسے گھورا، پھر کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ تم اتنے اہم ادارے میں بطور ایک سائنسدان کام کر رہے ہو تو اپنی ڈگری کی وجہ سے، مگر یہاں سب جانتے ہیں کہ تم میرے بھانجے ہو۔ اگر اسی طرح میں تمہیں فیورز دینے لگی تو تم یہاں اپنی عزت کھو دو گے۔ پہلے تاثر دائمی ہوتے ہیں سعدی، مگر سچ نہیں ہوتے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ خیر، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، بس آج کے لیے، صرف آج کے لیے۔ تنبیہی نظروں سے اسے دیکھ کر سارا نے درخواست پہ دستخط کیے، پھر کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کیسی ہیں؟ بہت دن سے کام کے علاوہ آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ اس نے دیکھا۔ سارا کے چہرے پہ ملال بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ نیلی آنکھوں اور نرم چہرے والی سارا اب بھی پہلے کی طرح لگتی تھی، مگر بس
صرف لگتی ہی تھی، ایک تھکان، اداسی، نا امیدی اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر ہی سی گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میں، امی، بچیاں ہم سب ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ذرا توقف کیا، فارس کیسا ہے؟ بے گناہ آدمی قید میں رہ کر کیسا ہو سکتا ہے؟ بس، اور غم و غصے سے نڈھال، مگر ہم انہیں جلد رہا کروا لیں گے اور اصل قاتلوں کو سزا دلوائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا سعدی؟ وارث واپس تو نہیں آئے گا؟ اور وہ اس کے اسی فکرے کا انتظار کر رہا تھا کہ ایڈوکیٹ خلجی سے ملاقات کے بعد اس کو اس سوال کا جواب مل گیا تھا۔ ہم قاتل کو سزا مقتول کو واپس لانے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ کسی اور کو قتل نہ کرے۔ قصاص میں زندگی ہوتی ہے، مقتول کی نہیں، بلکہ کسی اور کی، آپ کی، آپ کے بچوں کی، فارس قاضی کی، یا شاید میری اپنی۔ آپ کے سارا نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے اسے دیکھا، کرسی پہ پیچھے کو ہوئی ہاتھوں میں قلم گھماتے ہوئے کچھ سوچا۔ تمہارا انداز پر اصرار ہوتا جا رہا ہے۔ اوہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، اب میں جاؤں؟ اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آخری دفعہ ہے سعدی یوسف خان، اس نے درخواست کی طرف خفگی سے اشارہ کیا۔ جی بالکل، اس ہفتے میں آخری دفعہ۔ کاغذ اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ سارا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی اور پھر سر جھٹک کر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اور جس وقت وہ وہاں سے نکل رہا تھا، اسی شہر میں کئی میل دور ہاشم اپنے آفس میں موجود فون پہ کہہ رہا تھا، کیسی ہو بچے؟ تمہارا پھر سے شکریہ۔ اپنے لاؤنج میں صوفے کے ساتھ کھڑی لینڈ لائن فون کا ریسیور کان سے لگائے ہنا اداسی سے مسکرائی۔ اٹس اوکے ہاشم بھائی، ویسے شیرو بھائی نے وہ ویڈیو شوٹ کہاں کی تھی؟ اس کا ایک کوٹیج ہے یوبیا میں، وہیں پہ۔ خیر، فارس کا کیس کیسا جا رہا ہے؟ اس آڈیو سے کوئی فرق پڑا یا نہیں؟ بھائی کہہ تو رہا تھا کہ فرق پڑے گا۔ ہوں، ویسے وہ کہاں سے ملی آڈیو؟ بظاہر سرسری سا پوچھا۔ زمر پپو نے نکلوا کر دی تھی، مگر یہ بات آپ کسی کو بتائیے گا نہیں، یہ فیملی سیکرٹ ہے، اس نے مدھم سا کہا۔ وہی جو بھائی نے بتایا تھا، زمر پپو کو بھی نہیں بتائے گا کہ میں نے بتا دیا ہے۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے کیا؟ وہ الٹا حیران ہوا۔ اس یقین دہانی پہ وہ مسکرا دی۔ ہاشم بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ معلوم نہیں، خیر تمہیں ایک کام کہا تھا۔ حنین کی مسکراہٹ سمٹتی گئی، آنکھوں میں گہرا کرب چھانے لگا۔ علیشا کو؟ اور جو سنا تھا بتاتی گئی۔ وہ دوسری جانب بالکل خاموشی سے سنتا گیا، یہاں تک کہ حنین کو لگا وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ہاشم بھائی، کچھ تو بولے۔ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ ہنا کا دل ڈوبنے لگا، جیسے نیلے پانیوں میں بحری جہاز ڈوب جاتا ہے۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کو افسوس ہے؟ کیا آپ کو ذرا سا بھی افسوس نہیں؟ اس کی آواز بھر آ گئی، مگر ہاشم نے فون رکھ دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ ہنا کے لیے ایفل ٹاور بن گیا۔ گو کہ اس نے چند منٹ انتظار کیا کہ وہ کال بیک کرے گا، مگر نہیں، کوئی کال نہیں آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب اگلے 1.5 سال وہ اس سے سوائے دور دور سے خاندانی تقریبات پہ ملنے کے بالکل نہیں مل پائے گی، اور یہ بھی کہ دوبارہ وہ ہاشم سے فون پہ بات 1.5 سال بعد تب کرے گی جب وہ امتحانی مرکز میں چیٹنگ کرتی پکڑی جائے گی۔ اگر ہم سب کاہن نجومی ہوتے تو زندگی کا سارا تھرل ہی ختم ہو جاتا۔